दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का फाइनल एग्जाम का रिवीजन वीडियो। और दोस्तों इसमें हम लोग अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर का 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों इस 50 क्वेश्चन में 8 से 10 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों आपको इससे ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको एक एक प्रश्न अच्छी तरह से समझाकर बताएंगे जिससे आपको याद करने में काफ़ी ही आसानी होगी। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। यानी कि जो लिटमस विलयन होता है वो बैगनी रंग का रंजक होता है और यह किस पदार्थ का बना होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है कवक, उसके बाद बी दिया हुआ है लीचेन, सी है जिम्नोस्पर्म और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा लीचेन, यानी कि जो लिटमस विलयन होता है वो लीचेन का बना होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि कौन ऑप्शन में दिया हुआ है उसको बताना है कि कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में हल्दी, बी है मेथिल ऑरेंज, सी है फिनोल्फथेलिन और उसके बाद डी दिया हुआ है मूली। तो दोस्तों इसमें कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो इसमें हम लोग मूली को सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। दोस्तों बताना है कि कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है वैलिना, बी दिया हुआ है प्याज, सी है शकरकंद और डी है लौंग का तेल। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा शकरकंद। दोस्तों शकरकंद है वो गंधीय सूचक नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 50 प्रश्न में कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे। दोस्तों आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग अगला वीडियो को सेट करेंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। दोस्तों कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है HCl, उसके बाद H3PO4, HNO3 और H2SO4। तो दोस्तों जो H2SO4 है यानी कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो द्विक्षारकीय अम्ल होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको इसको याद करना है कौन सा अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है पोटास एलम होते हैं। दोस्तों पोटास एलम क्या होता है, तो यह एक द्विक लवण होता है। क्या होता है, यह एक द्विक लवण होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न को। देखिए छठा प्रश्न कहता है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। दोस्तों एसिटिक अम्ल होता है वह एक दुर्बल अम्ल है, यानी कि कमजोर अम्ल होता है। इसका कारण क्या है, तो दोस्तों इसका कारण है कि यह कम आयनित होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यह कम आयनित होता है, यानी कि यह कम आयोनाइज्ड होते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल लवण है। अब देखिए हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन प्रबल अम्ल है। देखिए प्रबल मतलब होता है मजबूत और दुर्बल मतलब होता है कमजोर। तो दोस्तों कौन प्रबल लवण है, तो देखिए जो धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा और जो अधातु सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा वो दोनों अभिक्रिया करके बनाएगा तो वो लवण होगा, वो क्या होगा, सबसे प्रबल होगा। तो देखिए सबसे जो प्रबल लवण होगा वो हो जाएगा NaCl। देखिए इसमें सोडियम होता है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और अधातु में क्लोरीन होता है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा NaCl। और इसी को साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए आठवां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन एक अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। यानी कि सबसे अधिक अम्लीय लवण कौन बनाएगा। तो देखिए आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है CH3COOH, उसके बाद भी दिया हुआ है H3PO4, उसके बाद सी है CH3CH2COOH
उसके बाद डी दिया हुआ है ZNO। तो दोस्तों इसमें सबसे देखिए प्रबल कौन है, तो देखिए इसमें सबसे पहले दुर्बल एग्जाम कौन है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होगा वो सबसे ज़्यादा दुर्बल होगा। तो देखिए इसमें कार्बन है। उसके बाद देखिए ये दोनों तो ना ऑप्शन में हम लोग छाट सकते हैं कि इससे अधिक अम्लीय नहीं बनेगा। अब देखिए बी में है H3PO4 और डी में दिया हुआ है ZNO यानी कि जिंक ऑक्साइड। देखिए जो इसमें सबसे ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील है वो कौन है, H3PO4 है। तो सबसे ज़्यादा अधिक अम्लीय लवण ये बनाएगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा H3PO4। चलिए उसके बाद देखते हैं 9वां प्रश्न को। देखिए 9वां प्रश्न कहता है कि एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन का पीएच होगा, यानी कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी कि वो कौन क्या होगा, वो आम्ल होगा। आम्ल ही नीले लिटमस को लाल करता है। और आम्ल का जो पीएच मान होता है, मान लीजिए कि यह उदासीन विलयन का है, तो आम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है डी में 6, यानी कि यह आम्ल होगा। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 10वां प्रश्न कहता है कि जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि जो अम्ल का विलयन होता है वो किसके कारण विद्युत का सुचालक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस, यानी कि इसके कारण ही, यानी कि अगर दोनों रहेगा तभी अम्ल एवं क्षार का जो विलयन होगा वो विद्युत का सुचालक होगा, यानी कि उससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 11वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाएंगे, यानी कि कौन सा धातु है ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाएगा। तो देखिए 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम एवं पोटेशियम। दोस्तों इसको आपको याद करना पड़ेगा कौन सा धातु, तो सोडियम धातु और पोटेशियम धातु होगा, क्योंकि दोस्तों ये दोनों सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और यह ठंडे जल से अभिक्रिया करके यह धातु के ऑक्साइड बनाता है। यानी कि सोडियम है वो जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। पोटेशियम है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने में किया जाता है, यानी कि सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो देखिए दीवारों की सफ़ेदी हम लोग किससे करते हैं, तो चूना से करते हैं। और जो बिना बुझा हुआ चूना रहता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaO। दोस्तों CaO है वो बिना बुझा हुआ चूना है। और इसमें जब हम लोग पानी डाल देते हैं, यानी कि हम लोग पानी डालकर दीवारों की सफ़ेदी करते हैं, तो पानी डालने के बाद ये जो फॉर्मूला है वो किस में चेंज होता है, Ca और इसमें OH का होल 2, यानी कि इसका फॉर्मूला ये हो जाता है। यानी कि बिना बुझा हुआ चूना ये होता है और पानी डालने के बाद ये बन जाता है और इसी का उपयोग हम लोग दीवारों की सफ़ेदी करने में करते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, CaOH का होल 2, यानी कि इसी को बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। दोस्तों बुझा हुआ चूना कौन है, तो CaOH का होल 2, क्योंकि इसी का हम लोग उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने में करते हैं। तो यह बुझा हुआ चूना है और बिना बुझा हुआ चूना कहेगा तो कौन हो जाएगा, CaO हो जाएगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए कहता है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच होगा, यानी कि ये जो लवण है Na2CO3 इसका जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है लवण, और दोस्तों लवण का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो 7 होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। दोस्तों एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, तो इसका देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है एथेनोइक अम्ल, बी है मेथेनोइक अम्ल, सी है प्रोपेनोन और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। दोस्तों एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, तो मेथेनोइक अम्ल होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला कर सकता है, यानी कि कौन सा आयन है वो
लाल लिटमस को नीला कर सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा OH, यानी कि जो OH होता है वो किस में होता है, क्षार में होता है, और क्षार है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसको आप लोग याद रखिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि नीले पत्र को लाल कर देता है, तो क्या होगा, वो अम्ल होगा, और अम्ल का पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 5। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो जो ऑक्सैलिक एसिड होता है वो टमाटर में पाया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा टमाटर। इसको आप लोग याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका उपयोग हम लोग जो अगर हड्डी टूट जाता है तो उसका प्लास्टर करने में करते हैं। और दोस्तों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाते हैं, तो यह जिप्सम में हम लोग जब पानी मिलाते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। और इसमें जब हम लोग पानी मिलाते हैं तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि आपको जिप्सम का पूछेगा तो CaSO4 × 2H2O होगा, और अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछेगा तो CaSO4 × 1/2H2O, यानी कि 1/2 H2O भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या है, ऑप्शन बी है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है। दोस्तों यह प्रश्न हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आपको 1 नंबर सवाल में ही बताए थे कि जो लिटमस विलयन होता है वो बैगनी रंग का रंजक होता है, यानी कि जब वह ना तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तो वह किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है। तो इसको आप लोग याद रखिए। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है किसी उदासीन विलयन का पीएच होता है। दोस्तों किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 के बराबर होता है। इसको आप लोग याद रखिए, कितना होता है, 7 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है निम्नांकित में से कौन लवण है। दोस्तों निम्नांकित में से कौन लवण है, यानी कि आपको बताना है कि कौन लवण है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, या फिर इसी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है। तो ये तो अम्ल हो गया। उसके बाद NaOH, इसको कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दोस्तों सोडियम हमारा हाइड्रोक्साइड क्या होगा, तो यह क्षार हो जाएगा। उसके बाद देखिए K2SO4, तो दोस्तों K2SO4 है वह लवण है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 23वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, यानी कि जब हम लोग लाल तप्त आयरन पर, यानी कि लाल तप्त लोहे पर अगर हम लोग जल वाष्प प्रवाहित करेंगे तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है Fe3O4, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 24वां प्रश्न कहता है कि हमारे शरीर में पीएच कितने पारस के बीच कार्य करता है, यानी कि मानव का शरीर है उसका पीएच मान होता है वो कितने पारस के बीच में होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से 7.8 के बीच में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। दोस्तों बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र, यानी कि बेकिंग पाउडर को खाने वाला सोडा कहा जाता है, और खाने वाला सोडा का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, तो इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसी को कहा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, यानी कि आपको चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन विजातीय है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में चूना पत्थर, बी है खड़िया, सी है संगमरमर, और डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए इसमें चूना, खड़िया और संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो तीनों का सेम होता है, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो अलग यौगिक है, यानी कि इसका जो अणुसूत्र होता है वो अलग होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस।
चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन समान क्षारक विलयन का पीएच मान देता है, यानी कि क्षारक विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक कौन है, तो देखिए ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है 13, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नलिखित अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है। देखिए कौन प्रबल अम्ल है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में लैक्टिक अम्ल, बी है एस्कॉर्बिक अम्ल, सी है सल्फ्यूरिक अम्ल और डी है फॉर्मिक अम्ल। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रबल यानी कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील अम्ल कौन है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4 इसका अनुसूत्र होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में KOH, बी है NaCl। दोस्तों आप लोग जानते होंगे NaCl क्या है, तो यह एक लवण है, यानी कि यह सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक का सूत्र है। तो यह क्षारक नहीं है, यह क्या है, लवण है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और बाकी देखिए KOH, Al, OH का होल 3 ये भी क्या है, क्षारक है। ZnO जिंक ऑक्साइड भी क्या है, क्षारक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है, यानी कि सबसे प्रबल यानी कि सबसे मजबूत ये समय कौन क्षारक है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील क्षारक कौन है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है NH4OH, बी है NaOH, सी है MgOH का होल 2 और डी दिया हुआ है COH का होल 2। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु के साथ जो हाइड्रोक्साइड होगा वो क्या होगा, सबसे प्रबल होगा। अब देखिए सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो सोडियम है। तो जो सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड होगा वो सबसे ज़्यादा प्रबल क्षार होगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या है, तो देखिए NaOH हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए कहता है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदली जाती है, इन्हें कहते हैं। तो दोस्तों इनको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है गंधीय सूचक, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 32वां क्वेश्चन। देखिए 32वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, यानी कि जितने भी धातु है वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में संगत लवण, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद सी दिया हुआ है जल और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों सभी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो संगत लवण भी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है और जल भी बनाता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। दोस्तों सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, तो सभी अम्ल में हाइड्रोजन प्लस यानी कि हाइड्रोजन पाया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और कहेगा कि सभी क्षार में, तो सभी क्षार में OH माइनस पाया जाता है, यानी कि हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, यानी कि जितने भी यौगिक में हाइड्रोजन युक्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अम्ल, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अम्ल में क्या होता है, सभी में हाइड्रोजन होता है, यानी कि हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 35वां सवाल कहता है कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। दोस्तों जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, तो देखिए कहता है कि ये इन्हें क्षार कहते हैं। तो देखिए ये सही बात है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। उसके बाद बी दिया हुआ है स्वाद में कड़वा होता है, और दोस्तों क्षार है वो क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। उसके बाद बी दिया हुआ है प्रकृति संरक्षक होती है, तो ये भी होता है क्षार में गुण। और डी है इनमें से सभी, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि पीएच में पी सूचक है। दोस्तों पी किसका सूचक है, तो पी है वो पुषांश का सूचक है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इस तरह के इसमें 37 से हम 5 प्रश्न लगातार बताएंगे।
उसमें एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो आपको सभी प्रश्न को याद कर लेना है। देखिए कहता है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, यानी कि एसिटिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है, तो एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है वो है संतरा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए कहता है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, दोस्तों सिट्रिक अम्ल को ही साइट्रिक अम्ल भी कहा जाता है। दोस्तों सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो नींबू और संतरा दोनों है, यानी कि ये दोनों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल है वो इमली में पाया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है, टार्टरिक अम्ल किस में होता है, तो इमली में होता है। उसके बाद देखिए लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो जो लैक्टिक अम्ल है वो दही में पाया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा दही। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों 37 से 41 तक के प्रश्न को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इसमें से एक प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 42 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। दोस्तों दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, यानी कि दांतों का क्षय कहने का मतलब हुआ दांत का नष्ट होने का प्रक्रिया है वो कब आरंभ हो जाता है। तो दोस्तों जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो जो दांत का क्षय है वो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, यानी कि अम्ल के मात्रा को कम करने के लिए हम लोग क्षारीय टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत का क्षय है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि दांत है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि हमारे पेट यानी कि उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। दोस्तों पेट में कौन सा अम्ल होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और इसका सूत्र क्या होता है, तो HCl होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 44 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं। दोस्तों जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा NaCl, यानी कि सोडियम है वो यहाँ पर आ जाएगा सोडियम और क्लोरीन है वो यहाँ चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा क्या चीज़, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा ताकि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों धोने का सोडा यानी कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। दोस्तों बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो दोस्तों खाने वाला सोडा को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए आपको ऑप्शन में कहीं पे सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं दिया हुआ है, बल्कि इसके जगह पर आपको दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। तो दोस्तों बेकिंग सोडा को क्या कहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो जल का अस्थायी कठोरता होता है यानी कि जो खारा जल होता है उसमें कपड़ा धोना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसका जो कठोरता होता है उसको हटाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो उसमें हम लोग सोडा का प्रयोग करते हैं, यानी कि धोवन सोडा का प्रयोग करके हम लोग जल के अस्थायी कठोरता को हम लोग दूर करते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 49वां प्रश्न। देखिए कहता है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का
उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 50वां क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, क्या है, सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम है। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, अर्ध मतलब क्या होता है, आधा होता है, और हेमी मतलब क्या होता है, तो हेमी मतलब भी होता है आधा। तो कहता है हेमी हाइड्रेट। तो देखिए किसके रासायनिक सूत्र में 1/2 आता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र में 1/2 आता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या फिर सल्फेट हेमी हाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।